लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट कर रहे थे, तो उसमें प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट्स देखे थे। और इसमें मैंने ये बोला था कि इंडिविजुअली तीनों का प्रॉपर्टी ध्यान रखो। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या था, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों का फेजर सेम डायरेक्शन में होगा। फेजर सेम डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि वोल्टेज जिस तरह से चेंज हो रहा है सेम उसी फैशन में करंट भी चेंज होगी। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम है, सेम फेज में होने का मतलब यही है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज है और जो करंट है, तो करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। ध्यान से चेक करो तो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई 90 डिग्री। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि करंट पहले पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंचेगी, वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री के फेज के बाद पहुंचेगा। और मैक्सिमम करंट और वोल्टेज में ये रिलेशन है वी नॉट अपॉन एक्सी, एक्सी इज वन अपॉन ओमेगा सी। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। तो ये इंडिविजुअली तीनों की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअली प्रॉपर्टी मालूम है तो फिर हम कोई भी सर्किट सॉल्व करने के लिए रेडी है। एसी सर्किट में तो सीरीज सर्किट में मैंने ये खास बात बोली थी कि सीरीज सर्किट में अगर हम किसी इंस्टेंट पे वी आर निकालते हैं, किसी इंस्टेंट पे वीसी निकालते हैं और उसी इंस्टेंट पे वीएल निकालते हैं, तो उस इंस्टेंट पे इन तीनों का जो सम होगा वो ओरिजिनल वोल्टेज वी के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे तीनों का जो सम है, तो अब देखो करंट हमने एज्यूम कर ली क्योंकि करंट हमको सर्किट में मालूम नहीं थी, वोल्टेज हमको गिवन था। तो करंट अगर हमें मालूम है तो सपोज करो रेजिस्टेंस में करंट मालूम है तो वी आर निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। कैपेसिटर से करंट मालूम है तो वीसी निकाल सकते हैं, और इंडक्टर से करंट मालूम है तो वीएल निकाल सकते हैं। तो वी आर, वीसी और वीएल करंट के एक्सप्रेशन के टर्म्स में हमने कैलकुलेट कर लिए। और हमें मालूम है कि इन तीनों का जो सम है वो ओरिजिनल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो वी आर मैंने कहीं भी रैंडमली बना दिया, रेफरेंस लाइन ली ओमेगा टी पे, तो उससे फाई एंगल आगे बना दिया क्योंकि जो वोल्टेज था वो ओमेगा टी प्लस फाई था। तो वीएल जो है उससे पाई बाई टू आगे बनेगा और जो वीसी है उससे पाई बाई टू पीछे बनेगा। तो वीएल और वीसी सब्ट्रैक्ट होके बचेंगे वीसी माइनस वीएल, और वीआर और वीसी माइनस वीएल, वीआर और वीसी माइनस वीएल इनका रिजल्टेंट जो है वो वी नॉट के बराबर आना चाहिए। और वी नॉट क्योंकि कॉस ओमेगा टी वाले डायरेक्शन में है तो मैंने डायग्राम थोड़ा इस तरह से एडजस्ट किया कि रिजल्टेंट जो है वो रेफरेंस लाइन के अलोंग आए। तो करंट की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, जेड की वैल्यू ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, इंपीडेंस एक्सी माइनस एक्सएल और आर में ये ट्राइंगल याद रख सकते हो, इस ट्राइंगल से ही हमको tan फाई भी पता चल जाएगा, यानी कि करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस है और करंट मैक्सिमम और वोल्टेज मैक्सिमम में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमने थ्योरी थ्योरी की बातें करी थी, क्वेश्चन कोई भी नहीं किया था, तो आज प्रॉब्लम्स ही करने हमको। ठीक है, इसमें ये हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 लिखा था। अच्छा, तो इसमें पॉइंट नंबर एक और है वो और लिख लो। पॉइंट नंबर 2 में जो हम लोग करंट को लिख रहे हैं, करंट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। तो एक्सी को लिखे 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल को लिखे ओमेगा एल होल स्क्वायर। अब ऐसे देखो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे यानी ओमेगा को वेरी करेंगे तो क्या करंट आई नॉट भी वेरी करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि करंट की वैल्यू सर्किट में मैक्सिमम हो, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम के केस में हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि वो होल स्क्वायर है, तो अगर हम 1 अपॉन ओमेगा सी को इक्वल कर दें ओमेगा एल के, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट एल सी। देखो ध्यान से, तो ये एक ऐसा ओमेगा आ जाएगा जिसपे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू की भी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी वी नॉट बाई आर। और क्योंकि एक्सी और एक्सएल इस केस में इक्वल है तो इस केस में फाई की वैल्यू 0 भी होगी, और इसको हम बोलते हैं दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट। रेजोनेंस का मतलब ये है कि हमने एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को
यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 1/√LC के इक्वल सेट किया है, और ऐसा करने से करंट पीक वैल्यू की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो रही है। ग्राफ से अगर दिखाना चाहें तो ये ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। I0 वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो ये ओमेगा है, ओमेगा नॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू है वो है V0/R विच इज मैक्सिमम। उससे कम करेंगे फ्रीक्वेंसी या उससे बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी, दोनों ही सिचुएशन में करंट की पीक वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि इस रीजन में ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से छोटा है। तो अगर देखो ओमेगा छोटा होगा तो XC XL से बड़ा होगा, तो अगर XC XL से बड़ा होगा तो इधर जो सर्किट का नेचर होगा वो कैपेसिटिव होगा, और इस रीजन में अगर हम जाएंगे तो ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट से बड़ा है, इसका मतलब XL जो है वो XC से बड़ा होगा, और अगर XL XC से बड़ा होगा तो फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो उस केस में इस सर्किट का जो नेचर होगा वो इंडक्टिव होगा। और ये पॉइंट ऐसा है जहां पे सर्किट का नेचर जो है वो प्योर रेजिस्टिव है, ठीक है ना। प्योर रेजिस्टिव है तो इस केस में मैक्सिमम पावर लॉस सर्किट में होगा, मैक्सिमम पावर लॉस होगा उस केस में, ठीक है। तो बाकी हम लोग जरा इसके क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस, इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस एन AC सोर्स, अक्रॉस एन AC सोर्स, ठीक है। और AC सोर्स की वैल्यू सपोज दी हुई है, AC सोर्स की वैल्यू दी हुई है 200 sin πt प्लस π/4, देखना ध्यान से। और यहाँ पे हमको XL दिया हुआ है 50 ओम, XC दिया हुआ है 100 ओम, और R की वैल्यू भी दी हुई है 50 ओम। XL, XC और R की वैल्यू हमें डायरेक्ट दी हुई है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो मान लेते हैं कि इसमें जाने वाला करंट होगा I1, इसमें जाने वाला करंट होगा I2, और इसमें जाने वाला करंट होगा I3, और टोटल करंट होगा सपोज I। तो हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड ए पार्ट में करंट्स I1, I2 एंड I3, एंड बी पार्ट में I टोटल। तो ये हो गई I टोटल, ठीक है। मतलब हमें टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और हमें इंडिविजुअली करंट्स के एक्सप्रेशन चाहिए। अब मैं फिर से कहूंगा कि ये कोई पैरेलल सर्किट नहीं है, क्यों भाई, ये पैरेलल सर्किट तो नहीं है ना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि है क्या, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सोर्स पे डायरेक्टली लगे हुए हैं। तो तुम ऐसे समझ लो कि इसमें से एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, और एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। फर्क सिर्फ इतना है कि सोर्स से जो टोटल करंट जा रहा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो तुम I1, I2 और I3 तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिख सकते हो। पहले अपने आप ट्राई करो फिर बताता हूं। देख लो, जैसे अगर हमको I1 लिखना है तो देखो I1 की अगर हमको पीक वैल्यू चाहिए तो पीक वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया V0 और ये हो गया XL।
तो वी नॉट अपॉन एक्सएल अगर कर देंगे तो हमको करंट का पीक वैल्यू मिल जाएगा। तो वी नॉट अपॉन एक्सएल अगर करोगे तो ये तुमको मिल जाएगा 200 अपॉन 50 यानी कि 4। अच्छा, आगे का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसमें इतना तो डेफिनेटली होगा क्योंकि ओमेगा तो सेम ही रहेगा। हाँ, फेज के बारे में बताओ क्या कहोगे। तो इंडक्टर के केस में कौन आगे है, करंट आगे है या वोल्टेज आगे है इंडक्टर के केस में? इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज में दिया हुआ है +π/4, तो जो करंट होगा वो वोल्टेज से π/2 पीछे होगा। तो अब ऐसे बताओ कि इससे π/2 अगर पीछे करेंगे यानी -π/2 करेंगे तो क्या ये -π/4 बचेगा? तो ये करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी 4 साइन ऑफ πt माइनस π/4। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ, इक्वेशन 1 में कैसे लिखा? तो इसी तरह से I2 अगर लिखेंगे तो I2 बन जाएगा 200 अपॉन 100 इंटू साइन ऑफ πt। अब कैपेसिटर में करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे होती है, तो वोल्टेज से π/2 आगे करेंगे तो ये 3π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ πt प्लस 3π/4। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। और I3 अगर लिखेंगे, I3 यानी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो सीधे सीधे 200 अपॉन 50 साइन ऑफ πt प्लस π/4 ही रहेगा। तो ये 4 साइन πt प्लस π/4। अब अगर हमें I टोटल निकालनी है ना, तो एक तरीका तो है कि हम इन तीनों को सीधे सीधे ऐड करें और उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सॉल्व करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, बट ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन में खास बात है, खास बात यह है कि इन सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर सेम फ्रीक्वेंसी के सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हमें ऐड करना है तो हम उनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टोरियली भी ऐड कर सकते हैं, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में फेजर एडिशन नाम दिया था। ठीक है ना, ये काम पहले भी कर चुके हो, एसएचएम में भी किया है ये काम, ठीक है ना, और भी जहां वेव्स का सुपरपोजिशन है वहां पे हम यूज करते हैं इसको। तो फिलहाल अगर हमें लिखना है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसको फेजर एडिशन से देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं रेफरेंस लाइन, देखना ध्यान से। तो रेफरेंस लाइन हम लोग बना लेते हैं पाई टी की, ठीक, रेफरेंस लाइन हो गई पाई टी की, ठीक। या एक काम ये भी कर सकते हो, रेफरेंस लाइन बना लो पाई टी प्लस π/4 की, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई भी रेफरेंस ले लो। तो अगर रेफरेंस लाइन ये है तो तुम ध्यान से देखो, क्या I3 जो है वो रेफरेंस लाइन के अलोंग है, और इस I3 का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, चेक करो। इसके बाद I2 कहाँ है, I2 जो है वो I3 से π/2 आगे है, तो I2 जो है वो I3 से π/2 आगे, और इसमें इसका मैग्नीट्यूड है 2, और I1 जो है I3 से π/2 पीछे है, तो इसका मतलब इसको हम π/2 पीछे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 4। अब हमें इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो ध्यान से क्या पता चल रहा है कि ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इस 2 और इस 4 का जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान से देखना, यानी जो I रिजल्टेंट बनेगा वो ये वाला वेक्टर बनेगा, ये I टोटल आएगा। और इस I टोटल का अगर हम लोग लेंथ लिखेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बताना कहीं डाउट है तो ये वैल्यू आ जाएगी √20। इसका मतलब है कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा √20 साइन पाई टी प्लस π/4 एंड माइनस फाई, जिसमें फाई ये वाला एंगल है, और tan फाई अगर लिखना पड़ेगा तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो अगर फाई की वैल्यू निकाल लें हम लोग कैलकुलेटर से तो कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.5, तो ये होता है अराउंड 26.5 डिग्री। तो जो I बनेगा वो हो जाएगा √20 साइन पाई टी। अब
इसको माइनस कर दे 45 में से, तो ये आ जाएगा 18.5 डिग्री। तो ये हमारा आंसर बनेगा। आई टोटल कैसे निकाला, कोई डाउट है बताओ इसमें? नो सर। नो सर। देखो फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं होगी तो हम लोग इस मेथड से ऐड नहीं कर पाएंगे, बट फिर वो क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग चैप्टर में तो जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी वही करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, तो फिर वो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा भी नहीं। हाँ ये है कि ऐड करना होगा तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, बट जरूरत उसकी पड़ेगी नहीं कहीं पे, एसी तो में तो सेम ही रहता है इसलिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये सर्किट कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है, और आरएलसी सीरीज सर्किट है और इसमें आर का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज आर दिया हुआ है 50 ओम, एक्सी की वैल्यू दी हुई है 100 ओम और एक्सएल की वैल्यू दी हुई है 50 ओम, ठीक है, और हमें वोल्टेज अक्रॉस एल दिया हुआ है, एंड वोल्टेज अक्रॉस एल हमको दिया हुआ है 100 साइन 2t प्लस पाई बाई 6। एल के अक्रॉस हमको वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड ए पार्ट में करंट आई, बी पार्ट में वी आर वी सी एंड डी पार्ट में वी सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं उस सर्किट में सीधा सीधा, ठीक है ना, और हम पावर एवरेज लॉस भी निकाल सकते हैं, एवरेज पावर लॉस, और एफ पार्ट में हमें पूछा जा सकता है पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। देखो करो, इसको भी करने का तरीका वैसा ही है, रिवर्स ऑर्डर में, जहां से हमको पता है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इंडक्टर के अक्रॉस हमको वोल्टेज पता है, तो अगर इंडक्टर का वोल्टेज पता है तो इंडक्टर से पास होने वाला करंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इंडक्टर से पास होने वाला करंट और बाकी सबसे पास होने वाला करंट तो सेम ही है, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा V नॉट अपॉन एक्सएल, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2t प्लस पाई बाई 6, और क्या लिखेंगे, अब करंट जो है इसमें लैगिंग है ना, तो इसमें माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा 2 साइन 2t माइनस पाई बाई 3, देखो बनेगा। अब अगर करंट की वैल्यू ये है तो रेजिस्टेंस से वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस से वोल्टेज हो जाएगा आई आर, तो वो हो जाएगा 100 साइन 2t माइनस पाई बाई 3। कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा I इंटू एक्सी, तो I इंटू एक्सी करेंगे तो ये हो जाएगा 200 साइन 2t माइनस पाई बाई 3। और क्या करना होगा, क्यों भाई? और क्या करना होगा, माइनस पाई बाई 2, क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटर में पीछे होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 साइन 2t माइनस क्या बनेगा ये, माइनस 5 पाई बाई 6। देखो यस। अब हमें वी सप्लाई निकालनी है, तो वी सप्लाई का मतलब होगा वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल, यानी इन तीनों को ऐड करना है।
अब क्योंकि तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम तीनों को फेजर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं सीधे सीधे। तो मान लेते हैं कि इधर की तरफ हो गया रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन में हम लोग रेफरेंस लाइन ले लेते हैं 2t माइनस पाई बाई 3 को, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर और वी सप्लाई दोनों सेम फेज में आएंगे। नहीं, इस केस में नहीं होगा, वी आर अलग होगा। तो 2t माइनस पाई बाई 3 है ये, तो ले लो कुछ भी ले लो, 2t माइनस पाई बाई 3 रहने दो, ठीक है। तो वी आर हम बनाएंगे इधर की तरफ सबसे पहले, तो ये हो गया वी आर और इसका वैल्यू है 100। अच्छा वी सी कहाँ बनेगा, तो वी सी वी आर से भी पाई बाई 2 पीछे बनता है, तो वी सी इधर की तरफ हो गया, देखो ध्यान से, तो वी सी हो जाएगा 200, और वी एल जो है वो इन तीनों का रिलेटिव तो सेम ही रहेगा, वी एल जो है इधर की तरफ बनेगा, ये भी 100 है, देखो तो प्लस पाई बाई 6 है ये, तो इधर की तरफ आएगा वी सी माइनस वी एल, और ये वैल्यू आएगी 100 इस बार आएगी ना। तो 100 और ये 100 मिला के जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होगा वो ये आ रहा है। तो इस सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 100√2, और इसका ये वाला एंगल आ रहा है पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या है कि जो करंट है वो वी आर के अलॉन्ग होती है, तो इस केस में करंट जो है वो लीडिंग वोल्टेज है, तो ये कैपेसिटिव नेचर का सर्किट है, होना भी चाहिए क्योंकि एक्सी बड़ा है। तो वी सप्लाई क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो वी सप्लाई को हम लोग लिखेंगे 100√2 साइन 2t, अब पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 4 करेंगे, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये क्या, ये 7 पाई बाई 12 आएगा, तो ये सप्लाई Yes. Yes, sir. ठीक है। इसके बाद लॉस क्या लिखेंगे, एवरेज पावर लॉस, तो पावर लॉस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, और आई आर एम एस स्क्वायर को लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। तो आई नॉट की वैल्यू तो हमको दिख ही रही है, आई नॉट 2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2, और इंटू आर, आर की वैल्यू है 50 ओम। तो यहाँ से पावर लॉस आ रहा है 100 वाट, और पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, तो यहाँ पे फाई कितना लेना है, फाई की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 4 लेनी है, यानी 1। पावर फैक्टर का मतलब होता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट लीडिंग है मतलब फाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे फाई यहाँ पे पाई बाई 4 है, देखो कर लिया था क्या आपने आप। So power factor 1/√2 आया. हाँ सॉरी 1/√2, कॉस पाई बाई 4 है ना, 1/√2, ठीक 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 है। Yes. Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा नॉर्मली ध्यान रखना है एक बात कि जैसे एक्सप्रेशन दिया होता है ना, कि जैसे दिया हुआ है 100 साइन ओमेगा टी प्लस, तो अगर साइन के बाहर 100 लिखा हुआ है तो वो पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इस तरह से जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें ये नहीं बताया उसने कि वो जो वोल्टेज है वो आरएमएस है या फिर पीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसको हमें आरएमएस ही लेके चलना है, ये ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट जब भी बोलते हैं तो इट इज ऑलवेज आरएमएस, कन्वेंशन यही है, करो ट्राई। देखो इसमें क्या है ना, जैसे कोई कॉइल है तो कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस भी होगा और कॉइल के अंदर इंडक्टेंस भी होगा, कॉइल के अंदर
रेजिस्टेंस भी होगा और कॉइल के अंदर इंडक्टेंस भी होगा। अब अगर हम इसको डीसी सोर्स पे कनेक्ट करेंगे तो देखो डीसी सोर्स पे कनेक्ट करने में क्या होगा कि ये एलआर सर्किट तुरंत ही स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि स्टेडी स्टेट आने में जो टाइम लगता है वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, एंड टाइम कांस्टेंट नेचुरली स्मॉल होगा, रेजिस्टेंस 3 ओम है तो टाइम कांस्टेंट स्मॉल है अगर, तो उस केस में ये कनेक्ट करने के बाद स्टेडी स्टेट में ही आ जाएगा। तो ये जो 4 एम्पियर करंट दी हुई है ना व्हेन वी अप्लाई 12 वोल्ट डीसी सोर्स, तो ये स्टेडी स्टेट में ही दी हुई है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 12/4 यानी कि 3 ओम। अब कह रहा है इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी सोर्स। अब अगर हम इसको 12 वोल्ट डीसी सोर्स पे कनेक्ट करते हैं, रेडियन/सेकेंड, तो कह रहा है कि जो करंट फ्लो कर रही है वो है 2.4 एम्पियर। अब देखो ये जो 12 वोल्ट दिया हुआ है और वो जो 2.4 एम्पियर दिया हुआ है, ये दोनों ही हम आरएमएस वैल्यूज कंसीडर करके चलेंगे, तो हमें इंडक्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि Z निकाल सकते हैं इस सर्किट का Z हो जाएगा VRMS अपॉन IRMS, और VRMS हो जाएगा 12, IRMS हो जाएगा 2.4, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, और Z को लिखेंगे हम लोग R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो यहाँ से XL की वैल्यू 4 ओम हो जाएगी, और XL को लिखेंगे हम लोग ओमेगा L, तो L हो जाएगा 4 अपॉन ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई, ओमेगा ही दिया हुआ है सीधे सीधे 50 ना, तो ये 0.2 आ रहा है। कितना आंसर है? एक्सेल की वैल्यू 4 आ रही है, एक्सेल को हम लोग लिखेंगे ओमेगा एल, और ओमेगा 50 रेडियन/सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा 5.08 हो जाएगा, सॉरी 0.08 हेनरी। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड पावर डेवलप्ड इन दी सर्किट इफ अ 2500 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं उसका एक्सी निकाल लेते हैं, तो एक्सी होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की जगह है 50 और सी की जगह है 2500 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये आ रही है 8 ओम। अब ध्यान से देखो एक्सएल की वैल्यू है 4 ओम और ये आ रही है 8 ओम, तो Z की वैल्यू क्या बनेगी सर्किट में, तो Z हो जाएगा अभी भी √ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो XC माइनस XL तो अभी भी 4 ही रहेगा ना कोइंसिडेंटली, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5 रहेगा। तो इसका मतलब IRMS की वैल्यू तो अभी भी 2.4 एम्पियर है, लेकिन cos फाई निकाल सकते हैं, तो tan फाई कितना होगा, tan फाई नहीं IRMS आ गया, बस पावर चाहिए ना, तो पावर हो जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा 2.4 स्क्वायर और इंटू 3, तो याद आएगा देख लो 17.28 वॉट। ठीक है, कर लिया। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। अ बॉक्स P एंड कॉइल Q are connected in series with an AC source of variable frequency. Source is 10 volt. Box P contains 1 microfarad in series with a resistance 32 ohm. यानी एक तो ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया बॉक्स P एंड अ कॉइल Q।
तो ये एक तरह से कॉइल क्यू हो गई, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैल्यूज लिख लो क्या क्या दी हुई हैं इसमें। ये दिया हुआ है 32 ओम एंड 1 माइक्रोफेरेड, और ये दिया हुआ है 68 ओम एंड 4.9 मिली हेनरी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड सो दैट मैक्सिमम करंट फ्लोज। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वल करी गई होगी, तभी ऐसा हो सकता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC कर सकते हैं सीधे सीधे। तो 1/√ऑफ एल का मतलब हो गया 4.9 10⁻³ और सी का मतलब हो गया 10⁻⁻6। तो ये कितना आएगा भाई, क्या ये 10⁵/7 बच रहा है, देखो Yes, sir. रेडियन पर सेकेंड। Yes. आई अगर निकालना है हमको आई नॉट, तो आई नॉट तो सीधे सीधे V0/R हो जाएगा अगर रेजोनेंस वाली बात है तो, क्योंकि रेजोनेंस में Z का वैल्यू R के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 10/टोटल R लिख लेंगे, तो टोटल R 100 है, तो आई हो गया 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो हमें कह रहा है फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ P एंड Q एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो XC निकाल लो, XC की वैल्यू बनेगी 1/ω0C, और XL निकाल लो, XL बनेगा ω0L। तो ω0C ω0C की वैल्यू 1/ω0C की वैल्यू 70 ओम आ रही है क्या? Yes. और इसकी भी अच्छा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 70 आनी चाहिए। XC और XL तो इक्वल ही होंगे ना, ठीक है। तो P का अगर इम्पीडेंस लिखेंगे तो P का इम्पीडेंस हो जाएगा √32² प्लस 70², और Q का इम्पीडेंस लिखेंगे तो हो जाएगा √68² प्लस 70²। वोल्टेज अक्रॉस P लिखना है अगर, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे I/RMS इंटू Z ऑफ P, और वोल्टेज अक्रॉस Q लिखना है तो वो हो जाएगा I/RMS इंटू Z ऑफ Q। ये जिसको मैंने I नॉट लिखा है इसको I/RMS ही लिख दो, सब जगह RMS लिख दो, क्योंकि अगर नहीं दिया हुआ है कि क्या है वो तो RMS ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और पूछने में भी नहीं बताया है कि कौन सा बताना है तो वो भी RMS लिखेंगे। बताओ कर लिया ना कंप्लीट? Yes. Yes, sir. और देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस केस में कह रहा है सीरीज LCR सर्किट हैज 120 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज दिस, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब तुम ध्यान से देखो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये XC इक्वल टू XL वाला केस हो गया। XC इक्वल टू XL वाला केस हो गया ये इस केस में। तो अगर तुम I निकालोगे इस सर्किट में, पूछा क्या हुआ है, पूछा है एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स करंट इन द सर्किट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई π/4। तो यहां से अभी इस वक्त तो ओमेगा एल और ओमेगा इस वक्त तो XL और XC की वैल्यू सेम है, और ये जो ओमेगा नॉट है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो एट रेजोनेंस क्या बोलेंगे, आई की वैल्यू बन जाएगी
V अपॉन आर, आई हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम XC और XL निकालें तो XC और XL की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 0.5। तो ध्यान से देखो, ये 200 ओम आ रहा है। 200 ओम हो जाएगा। तो अगर हमें इसको लिखें ओमेगा नॉट इंटू एल इक्वल टू 200, तो यहाँ से एल की वैल्यू 200 अपॉन ओमेगा नॉट दिया हुआ है ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻5। और इसी तरह से अगर 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की वैल्यू 200 है, तो सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू 200 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो इसको अगर हम 8 कर दें, 1/8 और इंटू 10⁻⁻7 फैरेड में, और ये हेनरी में। देखो, तो हमें सी पता चल गया, एल पता चल गया। अब हमसे पूछा हुआ है कि एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी करंट इन दी सर्किट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज, यानी हम चाहते हैं कि फाई की वैल्यू -π/4 हो। तो फाई की वैल्यू -π/4 का मतलब है कि tan फाई की वैल्यू -1 हो, और tan फाई होता है XC माइनस XL अपॉन आर। तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा -r इक्वल टू XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो यहाँ R रखो, C रखो और L रखो, और यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। देखो, XC की वैल्यू अच्छा 80 आएगी, सॉरी, हाँ, XC की वैल्यू 80 आएगी, सॉरी, XC 80 है। चलो सही कर लो इसको। तो ये हो जाएगा 20 -6। ठीक है, देखो जरा सॉल्व करके क्या आता है इससे ओमेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, बट देखो ओमेगा निकल आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक है तो ओमेगा की 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ से, तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू आंसर करनी है। ये है, इसमें ओमेगा को पॉजिटिव वैल्यू जो निकल के आएगा, ये आएगा 8 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना? अच्छा, उससे ज़्यादा आना चाहिए था, ये तो पता ही था कि ग्राफ के राइट साइड में होंगे तभी वो इंडक्टिव सर्किट बनेगा और करंट विल लैग। अगर ओमेगा नॉट से कम जाएंगे तो फिर वो लीडिंग करंट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो देखो IIT के सिलेबस में तो इतना ही है। ठीक है, और मुझे लगता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अभी तक हमने किया है इसी सर्किट में, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दो चीज़ें जो है वो शायद बोर्ड में है, अब शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा आगे पीछे किया इस बार उन्होंने, तो मैं बता देता हूँ फिर भी थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लो जल्दी जल्दी बस। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग एक पड़ेगा Q फैक्टर ऑफ सीरीज RLC AC सर्किट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस
ऑफ पीक। अब ये कौन से पीक की बात कर रहा है ये देखते हैं जरा। देखो अभी हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, तो जैसे वोल्टेज का वैल्यू है V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू हम लोग लिखते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर वो सीरीज आरएलसी सर्किट हुआ तो आई नॉट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर एक्सी और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में रखें, एक्सी और एक्सएल की वैल्यू अगर हम लोग ओमेगा के टर्म्स में रखें, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक ग्राफ बनाया था, तो वही ग्राफ मैं दोबारा बना रहा हूँ। ग्राफ था बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी इन दी सर्किट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का निकल के आया था, ठीक है। और इस ग्राफ में ये बात बोली गई थी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जब करंट इन दी सर्किट जो है वो मैक्सिमम है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला था। क्या ये भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो मैक्सिमम है, तो क्या पावर भी मैक्सिमम होगा? क्योंकि पावर को हम लोग आई स्क्वायर आर लिखेंगे, तो आई अगर मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगा। अब सपोज करो कि हम अगर एक ऐसे पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं जब करंट इन दी सर्किट मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स है। तो देखो करंट अगर मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स है, तो उस पॉइंट पे दो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल होंगी। बताओ, मतलब उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे एग्जिस्ट करेगी। एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में ये जो ऊपर पीक बन रहा है ना, इस पीक का थोड़ा इंपॉर्टेंस है। हालांकि ये है कि अब इसका इंपॉर्टेंस जो है वो अब उतना नहीं रह गया है, क्योंकि अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। बट मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर जो पुराने वाले थोड़े रेडियो होते थे, अगर कभी देखा हो किसी ने बचपन में, बचपन मतलब बहुत बचपन में, तो वो जो पुराने वाले रेडियो होते थे उसमें वो नॉब रहती थी, उस नॉब से हम स्टेशन चेंज करते थे, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। तो उसमें नॉर्मली अगर तुमने कभी उसको एक्सपीरियंस किया हो तो उसमें क्या होता था कि जब कोई भी स्टेशन मैच नहीं कर रहा होता है, जब कोई भी स्टेशन मैच नहीं कर रहा होता है, यानी वो जो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है, तो उस आवाज का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम रहता है। लेकिन जैसे ही सडनली कोई स्टेशन मैच करता है, तो सडनली उसमें जो साउंड का वॉल्यूम है, मतलब अपने आप वो इनलार्ज हो जाता है जब वो एग्जैक्ट मैच करता है, ठीक है ना। हालांकि ये एक्सपीरियंस तुम नॉर्मल रेडियो में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें ये सीरीज आरएलसी सर्किट यूज नहीं होता है। पुराने वाले रेडियो थे उसमें ये सीरीज आरएलसी सर्किट ही यूज होता था। होता क्या है कि जो हमारा रेडियो है उसके अंदर एक ऐसा सर्किट लगा हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर प्लेट्स को आगे पीछे करके भी चेंज किया जा सकता है, या इंडक्टर को चेंज करके भी कर सकते हैं। तो उस सर्किट का फ्रीक्वेंसी जब ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बनता है जब, तो उस सिचुएशन में वो सर्किट हो जाता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस में होने की वजह से उसमें करंट की लार्ज वैल्यू फ्लो करती है, और करंट लार्ज फ्लो करने की वजह से उसमें साउंड भी मैक्सिमम सुनाई देता है, ठीक है। तो अब कौन सा सर्किट बेटर है, तो उसको ये पीक ही डिफाइन करता है कि भाई जिस आरएलसी सर्किट में जितना शार्प ये पीक बनेगा, वो आरएलसी सर्किट उतना अच्छा रिसेप्टर माना जाता था। तो अब अगर हमें ये देखना है कि ये पीक कितना स्ट्रांग है, तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि इनके बीच का जो गैप है अगर ये कम हो, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो गैप है, ये गैप जितना कम होगा ये पीक उतना ही शार्प बनेगी। तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू फैक्टर, और क्यू फैक्टर का डेफिनेशन है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड डिवाइडेड बाई, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ का मतलब है 2 डेल्टा ओमेगा। नाउ व्हाट इज 2 डेल्टा ओमेगा, तो मैं ये ग्राफ में बना देता हूं। 2 डेल्टा ओमेगा का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड 2 डेल्टा ओमेगा। तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा तो लिख ही सकते हैं,
इसको हम लोग ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं। अब बात आती है ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर known as they are known as half power frequencies। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, देखो जब करंट का वैल्यू वी नॉट बाई आर होगा, जब करंट का वैल्यू वी नॉट बाई आर होगा, सर्किट रेजोनेंस में होगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर सर्किट में डिसिपेट हो रहा होगा। लेकिन ऐसे सोचो कि जब करंट का वैल्यू 1/√2 हो गया है, तो पावर का वैल्यू कितना हो गया होगा, तो करंट अगर 1/√2 हो रहा है, पावर होता है I²R, तो क्या पावर हाफ हो जाएगा, यानी ये वो करंट है जब पावर सर्किट में मैक्सिमम पावर का हाफ पावर है। तो इसीलिए इन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग बोलते हैं दे आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज पे सर्किट में जो पावर डिसिपेशन है, लॉस जो हो रहा है, वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो रहा होगा, हेंस दे आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो ये तो हो गया क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। और ये क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होगा, ये क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होगा, ये जो पीक है, ये पीक उतना शार्प होगी, और इसी शार्पनेस का मेजरमेंट ये क्यू फैक्टर है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि इसका प्रूफ वैसे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट पता नहीं बोर्ड में कभी आया या नहीं आया, करके देख लेते हैं कैसे करना है। हमें बेसिकली ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है, तो देखना ध्यान से। आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट अपॉन, आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर, और हम इसको इक्वल लिखेंगे वी नॉट अपॉन √2R के। मतलब हमें वो ओमेगा निकालना है जब करंट की वैल्यू वी नॉट अपॉन √2R है, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू √2R हो जाए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। देखो, तो यहां से आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। देखो, ठीक है, तो करना क्या है हमको, किसी तरह अभी इक्वेशन को सॉल्व करके ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना है हमको। बोलो, तो ऐसा बोल देते हैं कि ओमेगा 1 कम है, तो ओमेगा 1 अगर कम है तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 अपॉन ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 एल जो होगा वो प्लस आर के इक्वल होगा, एंड 1 अपॉन ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 एल माइनस आर के इक्वल होगा। देखो, अब इसमें से हमें चाहिए है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो एक काम करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो क्या मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अपॉन सी 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 एंड माइनस एल कॉमन लेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंड इक्वल टू 2R। देखो, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी सब्ट्रैक्ट करने पे। और अगर हम इनको ऐड करें तो क्या बनेगी, तो ऐड करने पे बनेगी 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ जा रही है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 तो 0 के साथ कैंसिल हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन एल सी। देखो, तो वो यहाँ पे रख देना, तो ये आएगा 1 अपॉन सी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन एल सी माइनस एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2R। तो इसको सॉल्व करो, कितना बनता है देखो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू। कितना आता है वैल्यू, R/L आता है क्या, देखो R/L बनता है। तो यहाँ से Q फैक्टर
आ जाएगा निकल के ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अच्छा, ओमेगा नॉट को भी चाहो तो 1 अपॉन रूट एल सी लिख दो, आर बाई एल या एल बाई आर। करो जरा सॉल्व करो इसको, क्या आता है। हाँ तो ये एल बाई आर सही है, सही आ रहा है। तो ये आ जा रहा है 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। ये इसका क्यू फैक्टर है। डेरिवेशन देख लेना, बोर्ड में अगर आया हो तो भी ध्यान रखना, नहीं तो फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। देख लो एक बार, नोट करना है क्या, पीछे करूं। सबट्रैक्ट किया था शायद, यहाँ प्लस आएगा ना, देखो जरा ये प्लस बनेगा। Yes. ठीक ठीक, सबट्रैक्ट किया था और इधर ऐड किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्यू फैक्टर इज मेजरमेंट ऑफ पीक। क्यू फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस सर्किट का पीक उतना स्ट्रांग होगा, शार्प होगा। ठीक है, क्यू फैक्टर। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं छोटे छोटे से, तो वो मैं पैकेज से बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसका जो प्रिंसिपल है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक पर्पस तो पता है ना सभी को। ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी वोल्टेज। मतलब वोल्टेज का लेवल अगर हमें बढ़ाना है या कम करना है तो ट्रांसफॉर्मर्स को हम यूज कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि ट्रांसफॉर्मर्स को हम सिर्फ एसी सर्किट में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको डीसी सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेज नंबर है 64। एसी और डीसी में ये एसी का एडवांटेज है, एसी और डीसी में ये एसी का एडवांटेज है कि हम लोग एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। वोल्टेज बढ़ाना है 220 से 110 करना है या 110 से 220 करना है, मतलब दोनों ही पॉसिबल है। ठीक, तो वो जो स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम है ये ट्रांसफार्मर करेगा, डीसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन याद करो। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि दो कॉइल्स रहती हैं, एक कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो वाइंडिंग्स तुम्हें दिख रही हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ये दो अलग अलग डिजाइन दिए हुए हैं, दोनों ही डिजाइन फॉलो होते हैं। ये वाला डिजाइन थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। पहले वाले डिजाइन में क्या करते हैं कि दोनों कॉइल्स को एक के ऊपर एक ही लपेट देते हैं। वो दोनों कॉइल होती है, वो जो वायर होता है वो इंसुलेटेड होता है। तो अगर तुमने कभी कोई ट्रांसफार्मर सर्किट में निकला उसको खोल के देखा हो तो उसमें बीच वाले पार्ट में ही ढेर सारा वायर हमको दिखाई दे रहा होता है। तो वो क्या होता है कि दोनों कॉइल्स एक साथ लपेटी होती है। पर्पस ये होता है कि एक कॉइल का जो फ्लक्स है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे कॉइल से लिंक हो, क्योंकि जितना ज्यादा लिंक होगा उसका इफेक्ट हमको उतना ज्यादा मिलेगा, यानी कपलिंग कोफिशिएंट उतना ज्यादा हो। तो इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, अब ये प्रिंसिपल क्या है इसका, प्राइमरी को हम कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं हम एक वोल्टेज सोर्स से। तो मान लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स है Vp साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों को हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है तो अब इससे जो फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स की वैल्यू लिखा हुआ है, नेक्स्ट देख लो, ये देख लो। पहले प्राइमरी सर्किट में जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है और वो जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला रिलेशन, माइनस एनपी इंटू डी फाइव बाई डी टी। एनपी बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली सेम फ्लक्स, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि फ्लक्स हम दोनों में सेम ले रहे हैं, तो सेम फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में भी है। तो सेकेंडरी में लिख रहे हैं माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, और डी फाइव बाई डी टी जो है वो दोनों केस में सेम है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दें
तो हमें ट्रांसफार्मर की ये इक्वेशन मिल जाएगी, Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np इक्वल टू R। R जिसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो, ये रेशियो 1 से कम होगा 1 से ज्यादा होगा, उसके हिसाब से Vs और Vp में रिलेशन आएगा। यानी सेकेंडरी का वोल्टेज अगर ज्यादा चाहिए तो हमें सेकेंडरी में वाइंडिंग्स के नंबर ज्यादा रखने होंगे, ठीक है ना। तो ये नीचे लिखा हुआ है, इफ R इज ग्रेटर देन 1 यानी कि Ns जो है वो Np से बड़ा हो, then the transformer is called step up, and if it is less than 1 then the transformer is called step down, ठीक है। करंट अगर हम लोग IP और IS ले रहे हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट और आउटपुट पावर सेम कर सकते हैं, तो इनपुट पावर VI आउटपुट पावर VI, तो एक रिलेशन ये आ जाएगा। बस अगर न्यूमेरिकल कोई आता है तो बस तुम्हें यही याद रखना है, एक्चुअली ये वाला रिलेशन याद रखना है अगर कोई न्यूमेरिकल है तो, कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या वोल्टेज लगाया है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या वोल्टेज चाहिए, उसके हिसाब से हमको NS और NP क्या रखना चाहिए। NS हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, NP हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और IP और IS में क्या रिलेशन होगा वो यहां से आ जाएगा। ये जो हम लोग लिख पा रहे हैं ना, ये लिख पाएंगे केवल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होगा कि कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे, इस केस में हम लोग लॉस नहीं एज्यूम कर रहे हैं, यानी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। बोलो, बहुत सीधा सीधा सा है। बाकी मैंने जो बोला इसमें लिखा भी हुआ है, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज शोन, देयर आर टू कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, व्हेन एन इनपुट AC वोल्टेज अप्लाइड एट द प्राइमरी कॉइल, then the changing flux due to current in primary coil is also linked with the secondary coil, which induces an EMF in the secondary coil according to the phenomena of mutual induction. There are few assumptions for ideal transformer. Assumptions कौन कौन से हैं तो देख लो। एक तो रेजिस्टेंस जो है वो हमने जीरो एज्यूम किया हुआ है, यानी जो कॉइल्स ली हुई हैं वो प्योर कंडक्टर हैं एक तरह से, और फ्लक्स लिंक जो है वो दोनों में सेम है, मतलब पहले का जितना भी फ्लक्स है वो सारा का सारा दूसरी कॉइल से भी लिंक है। तो d∅dt, ये d∅dt और ये d∅dt हमने सेम लिया है क्योंकि फाई दोनों में सेम कर दिया है, ठीक है ना। एंड देयर इज नो करंट इन दी सेकेंडरी कॉइल, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम जब हम इसको यूज करेंगे यानी करंट फ्लो होगा तो उस केस में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, रेजिस्टेंस वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो फिलहाल हम केवल इंड्यूस होने की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी में कितना लगाया है तो उससे सेकेंडरी में कितना इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। बोलिए। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ एडिशनल लॉसेज होंगे तो वो आप लॉसेज एक बार इसमें से पढ़ लो, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, देन फर्स्ट पॉइंट में तो लिखा है फ्लक्स सेम नहीं है, देन सेकंड पॉइंट सम रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बोथ कॉइल्स, सो I²R लॉसेज आर देयर इन बोथ केसेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एडी करंट लॉसेज। एडी करंट अभी बताते हैं क्या होता है एडी करंट। और बार बार वो जो कोर है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, तो वो जो हिस्टेरेसिस लूप में हम लोगों ने लॉस लिखा था वो लॉस भी यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि आइडियल के केस में हमने सारे लॉसेज हटा दिए हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा तो सारे लॉसेज होंगे, ठीक है। यस सर। एक बार अपने आप भी रीड कर लेना, बाद में हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट एक है एडी करंट। एडी करंट क्या है पहले समझते हैं। ये डायग्राम देखो ध्यान से, डायग्राम जो बना हुआ है, इस डायग्राम में क्या है कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बीच में हमने एक पेंडुलम जैसा बना रखा है। अच्छा, पेंडुलम में ये जो बनाया हुआ है ये एक तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये कंडक्टिंग शीट है। ये इस कंडक्टिंग शीट को लेके हम लोगों ने, कंडक्टिंग शीट कह दो या कंडक्टिंग प्लेट ले लो, इसको लेके हमने एक पेंडुलम बनाया हुआ है और उस पेंडुलम को हम उसमें ऑसिलेट करा रहे हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं ना तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसको डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं तो वो देखते हैं कि पेंडुलम जो है वो एक या दो बार ही, हार्डली 2 बार उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर पाता है, मतलब वो तुरंत रुक जाता है, ऑसिलेट होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जिसने इसको ऐसा करने से रोक लिया है। तो अब मैं याद दिलाता हूं कौन सा फोर्स है, पहले हम लोग कर चुके हैं, तुम्हें याद हो अगर, जब हम लोगों ने अभी शायद लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें अगर हम एक
कंडक्टिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, जैसे मान लो किसी कंडक्टिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, ठीक है, तो ये बताओ कि जब ये इसके अंदर एंटर कर रही होगी, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, तो बताओगे कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगी, और करंट जब एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगी तो इस वायर के ऊपर आईबीएल वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा। कहने का मतलब ये जब लूप एंटर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये रिटार्ड होगा। सिमिलरली जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा तब क्या कहोगे? तो जब ये बाहर निकल रहा होगा तो करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगी? तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज इंड्यूस होगी, लेकिन इस ब्रांच में करंट आई ऊपर होने की वजह से इसमें आईबीएल का फोर्स अभी भी लगेगा, यानी अभी भी जब ये बाहर निकल रहा होगा तब भी ये रिटार्ड होगा, जब अंदर जा रहा है तब भी रिटार्ड हो रहा है, जब बाहर आ रहा है तब भी रिटार्ड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि अगर हम थोड़ी सी भी वेलोसिटी देंगे तो वो बहुत जल्दी रिटार्ड होगा। तो यही काम इसके साथ भी हो रहा है, इस प्लेट के साथ। जब ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है तो क्योंकि ये सॉलिड प्लेट है, वायर तो है नहीं, तो सॉलिड प्लेट होने की वजह से जब ये प्लेट एंटर होगी v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट्स प्रोड्यूस होंगे, और वो जो करंट होंगे ना वो पूरे के पूरे समझ लो वॉल्यूम में करंट फ्लो करेगा, पूरे वॉल्यूम में करंट फ्लो करेगा। ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट लूप्स इमेजिन करो और हर एक लूप में करंट फ्लो करेगा, तो ऐसे करंट्स को ही हम लोग एडी करंट बोल रहे हैं। इसी करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडी करंट। और ये जो लॉस हो गया इसको बोल रहे हैं एडी करंट लॉस। एक्चुअली जो मैकेनिकल एनर्जी थी उस पेंडुलम के पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली गई, तो एक तरह से ये एडी करंट लॉस हो गया। अब अगर नहीं चाहिए तो लॉस है, और अगर हमें मान लो चाहिए तो ये एक तरह से यूज हो गया, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। भाई ट्रेन्स वगैरह में वो वाले ब्रेक थोड़े ना होते हैं जो कार और ट्रक में होते हैं, क्योंकि उस केस में इतना हाई अमाउंट का हीट जनरेट होगा कि उससे मेल्टिंग भी हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है। तो वहां पे जो ब्रेकिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, क्योंकि वो जो रेल्स है वो मेटल की है तो उसकी वजह से ऐसा यूज हो जाता है। मतलब एक सिंपली क्या करना होता है कि उन मेटल रेल्स के ऊपर अगर हम दो मैग्नेट ले आए, सुपर इम्पोज करा दें जिससे कि वो रेल्स बीच में आ जाए, तो अपने आप वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेंगी। मतलब सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी वो रेल्स में ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट्स। ठीक है। अब जैसे ये वाला जो केस था, ये जो एग्जांपल था, इसमें ये पेंडुलम एक या दो बार ऑसिलेट कर पा रहा है, फिर वो सडनली रुक जा रहा है। ठीक। अब अगर कोशिश ही की जाए कि अगर हमें किसी तरह से इसको कुछ चेंजेस करें इसके कंस्ट्रक्शन में जिससे ये ज्यादा ऑसिलेशन कर पाए, तो उसके लिए बोलते हैं कि एडी करंट को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हमें अपनी शीट इस तरह से लेनी चाहिए। मतलब ये परफोरेटेड टाइप की शीट ली है। ऐसा लेने से क्या होगा, अगर हम इस तरह की शीट लेंगे तो क्या होगा, तो जब ये शीट अंदर हो रही होगी ना तो इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो पूरे वॉल्यूम में नहीं घूम पाएगी। तुम ध्यान से सोचो तो, क्योंकि वो जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में करंट नीचे भी जाएगी और उन्हीं ब्रांचेस में करंट ऊपर भी जाएगी। तो जब उसी ब्रांच में नीचे गई और उसी ब्रांच में ऊपर गई तो क्या होगा, दोनों में आईबीएल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह का पेंडुलम लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि वो कुछ देर तक ऑसिलेट हो रहा है। तो वो कुछ देर तक ऑसिलेट इसीलिए हुआ क्योंकि जो एडी करंट के लॉसेस थे उसको हमने मिनिमाइज किया है। तो एडी करंट लॉसेस अगर मिनिमाइज करने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि पूरा सॉलिड ना लेके उसको हम परफोरेटेड टाइप में लें, मतलब शीट्स लें कई सारी। तो ट्रांसफार्मर देखा है कभी तुमने लैब में? वो जो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है ना उसको देखना तुम, हैवी होता है काफी, तो उसकी बॉडी को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा इसमें कई सारी शीट्स को जैसे चिपका दिया होगा, कई सारी शीट्स को चिपका के बनाया हुआ है उसका बॉडी। तो वो कई सारी शीट्स इसीलिए लेते हैं जिससे एडी करंट वाले लॉसेस को हम लोग मिनिमाइज कर पाए। ठीक है ना। तो बेसिकली एडी करंट कुछ नया नहीं है, एडी करंट इज सिंपली इंड्यूस करंट जो फैराडे लॉ में आ रही है। बट जब यही एडी करंट पूरे वॉल्यूम में फ्लो कर रही है, जब इंड्यूस करंट, तो इसको हम लोग एडी करंट भी नाम दे रहे हैं। ठीक है। तो एक बार ये रीड कर लेना सारा, बाकी और जरूरत नहीं है बस।
दैट्स इट। यूज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में इसका एडवांटेज है, और गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इन सब में डैम्पिंग, मतलब होता क्या है कि देखो जैसे गैल्वेनोमीटर जो हम लोगों ने पढ़ा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अगर उसमें हम कोई रेजिस्टेंस लगा के नहीं रखेंगे, रेजिस्टेंस मतलब कि उस नीडल के पाथ का, मोशन का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा कि वो टॉर्क की वजह से ऑसिलेट होती रहेगी, मतलब वो कभी भी अपने पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगी। तो उसको करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का हेल्प लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से क्या होता है कि वो ऑसिलेट नहीं होती, मतलब ऑसिलेशंस रुक जाएंगे अगर हम उसको मैग्नेट के अंदर मूव कराएंगे तो वो तुरंत रुक जाएगी, मतलब रीडिंग हमको तुरंत मिल जाएगी। बाकी वो जो पुराने वाले मीटर्स होते थे, अब आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, पुराना वाला जो मीटर होता था जिसमें वो डिस्क घूमती थी, अगर याद हो तुम्हें तो वो डिस्क में जो, वो डिस्क के घूम के वो जो करंट मेजर हो रही है, वहां पे भी एडी करंट का यूज है, एडी करंट्स की वजह से ही वो घूमती है डिस्क। ठीक है, तो बस इसको एक बार रीड कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर एंड एडी करंट दो चीजें पढ़ लेना, और थोड़े से नोट्स में भी जो बना रहे हो उसमें लिख भी लेना थोड़ा सा। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है। ठीक है। Yes, sir.